वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, ए में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 2 है और बी में 7 है। इनके बीच यदि एक आयनिक कंपाउंड बनेगा तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सो वेरी सिंपल, ए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण डाई पॉजिटिव आयन बनाएगा, बी यदि नॉन मेटल डिफाइंड है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस से नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। The formula of compound required will be AB2. The number of moles of B negative ion will be equal to the charge present on positive ion. The number of negative ions, जैसे पॉजिटिव के चार्ज के इक्वल है वैसे ही पॉजिटिव आयंस का नंबर नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। सो सिंपल। वाइस वर्सा मैनर में क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हियर आई राइट वन मोर। हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड गिवन है A3B2, ए मेटल है, बी नॉन मेटल है, जिनका कंपाउंड का फॉर्मूला A3B2 है। इनके हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अगेन वेरी सिंपल, 3 मोल्स ऑफ A एंड 2 मोल्स ऑफ B है यहां पर फॉर्मूला में। जितने नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव के हैं उतना पॉजिटिव में चार्ज है, जितना पॉजिटिव में नंबर ऑफ मोल्स हैं उतना नेगेटिव का चार्ज होगा। I repeat, A3B2 has 3A and 2B. A will have the charge equal to number of B and B will have the charge equal to number of A. Right? So now, if we talk about the valence electrons, A ने stability gain करने के लिए क्या किया? Loss of 2 electrons, मतलब इसके valence electrons 2 रहे होंगे। बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, स्टेबिलिटी के लिए कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे होंगे? 5। हाउ कम्स 5? टू फुलफिल द 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 5 थे तब इसने 3 गेन किया, ऑक्टेट कंप्लीट किया। लुईस थ्योरी हम अप्लाई कर रहे हैं, अभी लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 और 5 है। ये एक पैटर्न हुआ कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड का फॉर्मूला रिलेट करना है। अनदर पैटर्न, एक आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है, दूसरे का पूछा जाता है। सो सिंपल, जैसे आपको दिया जाए कि एक मेटल M है जिसके क्लोराइड का फॉर्मूला MCl2 है, बताएं इसके फॉस्फेट का फॉर्मूला। क्लोराइड MCl2 फॉर्मूला है, मेटल का क्लोराइड MCl2 फॉर्मूला वाला है, तो फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? अगेन सिंपल, आप क्लोराइड Cl नेगेटिव है ये जानते हैं। इफ देयर आर 2 क्लोराइड देन ऑब्वियसली द मेटल शुड हैव डाई पॉजिटिव चार्ज। यहां पर आपको अब एक चीज रिक्वायर्ड है कि जो इसके बेसिस पर कंपाउंड पूछा है उसमें रेडिकल्स के चार्ज क्या होते हैं। जैसे फॉस्फेट पूछा गया है तो फॉस्फेट आयन क्या है? फॉस्फेट आयन होता है PO4 ट्राई नेगेटिव। दिस चार्ज शुड बी क्लियर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ऑब्वियसली नाउ द फॉर्मूला ऑफ द फॉस्फेट विल बी M3PO4 ट्वाइस। सो दीज आर few क्वेश्चंस जो इससे रिलेट करके बनाए जा सकते हैं। इसके बाद आयोनिक कंपाउंड्स में एक बिगिनिंग वाला पॉइंट याद करिए, जब मैंने कहा था कि यदि कंपैरिजन दिया जाए तो 3 या 4 आयोनिक कंपाउंड्स गिवन हो तो उनमें आयोनिक कैरेक्टर वेरी करेगा। अ पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी मोर आयोनिक देन द अदर विच इज बीइंग कंपेयर्ड। ये वेरिएशन कैसे देखा जाए, ये कैसे डिसाइड किया जाए कौन सा कंपाउंड मोर आयोनिक है, कौन सा लेस आयोनिक है? तो मोर या लेस से हम एग्जैक्टली और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इट्स अ रेंज ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता कि बस आयनिक है और कोवलेंट है। 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं जरूर, बट ये एक पूरी रेंज को डिफाइन करते हैं। जो रेंज होता है
उसमें यदि कंपाउंड 50% से ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर के साथ है तो आप उसको आयोनिक की कैटेगरी में रख देते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो 100% आयोनिक है। सो इन दैट वे जो 2 या 3 कंपाउंड्स या 4 कंपाउंड्स आप कंपेयर करेंगे, उसमें पॉसिबल है कि एक कंपाउंड 80% आयोनिक हो, एक 70% आयोनिक हो, 60% आयोनिक हो। इट मीन्स द आयोनिक कैरेक्टर विल वेरी। जहां मैंने कहा 80% आयोनिक है, कंपाउंड में 80% आयोनिक कैरेक्टर है, इसका ऑब्वियसली मीनिंग यह है कि 20% ऑफ इट्स कैरेक्टर आर टुवर्ड्स कोवेलेंट साइड। जिसको मैंने कहा 70% आयोनिक कैरेक्टर वाला कंपाउंड, इट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इसमें 30% कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो एक टॉपिक मैं कवर अप कर रहा हूं जिसको कहा जाता है कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स मतलब कैटेगरी क्या चल रही है, आयोनिक ही चल रही है, पर जो कंपाउंड आयोनिक की कैटेगरी में प्लेस्ड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे होता है, उसका मेजरमेंट कैसे करना है, उसको देखना कैसे है, क्राइटेरिया क्या है। सो द टॉपिक इज अंडर द सेम हेडिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग। इसमें आइए देखें, एक फेनोमेना होता है जिसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेशन इन आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स में पोलराइजेशन, इस हेडिंग को ही मैं एक ऑल्टरनेट हेडिंग बनाकर भी लिख रहा हूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। बात हो रही है कोवेलेंट नेचर ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स। आप इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन ना रखें, क्योंकि यहां पर अब 2 चीजें आने वाली है। मैं आपको यहीं से क्लियर कर दूं, आगे भी रिपीट करूंगा मैं। 2 चीजें आने वाली है। जब हम आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो उनमें कोवेलेंट नेचर की बात कर रहे हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। जब हम कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर उनके आयोनिक नेचर की बात करेंगे कि एक कंपाउंड कैटेगरी में तो कोवेलेंट की कैटेगरी में रखा हुआ है, बट उसमें आयोनिक नेचर कैसे है, या कितना % आयोनिक है, या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको आयोनिक की तरफ ले जा रहे हैं। वहां पर उस चीज को बॉन्ड पोलैरिटी की टर्म्स में, डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में बताया जाता है। तो दीज आर 2 डिफरेंट टॉपिक्स। इनको सबसे पहले माइंड में अलग अलग आप रख लीजिए, क्या क्या कहा है मैंने। अभी बात हो रही है पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम आयोनिक कंपाउंड के कोवेलेंट नेचर बताएंगे। आगे हम पढ़ेंगे बॉन्ड पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। ये क्या इंडिकेट करेगा, ये आयोनिक नेचर ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड बताएगा। जैसे यहां कोवेलेंट नेचर ऑफ द आयोनिक कंपाउंड है, वहां हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक नेचर ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। सो वी शुड कीप इन माइंड कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं। दिस शुड बी स्टडीड अंडर द हेडिंग आयोनिक बॉन्डिंग। पोलराइजेशन इन द आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है देखें। This is a cation shown here. ये एक मैंने एनायन शो किया है। केटायन और एनायन मैंने अभी जिस फॉर्म में इंडिकेट किए हैं उसमें आप शायद इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने केटायन छोटा बताया है, एनायन को बड़ा बताया है। Why? It's very simple thing. एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में केटायन वेरी स्मॉल इन साइज हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस साइज को कम नहीं, बहुत बड़े एक्सटेंट तक कम कर देता है। वहीं पर जब एनायन बनता है तो ये न्यूट्रल एटम से बहुत बड़ा हो जाता है। तो व्हेन वी से कि एक केटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है, तो इसमें एक बड़ा डिफरेंस भी क्रिएटेड रहता है।
क्योंकि न्यूट्रल एटम से कैटायन बहुत छोटा और एनायन बहुत बड़ा है, सो दे हैव अ बिग डिफरेंस ऑफ द साइज। इसीलिए यहां पर हमने इंडिकेट किया है कि कैटायंस आर यूजुअली स्मॉल, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां इंडिकेटेड है, छोटा है। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक बड़ा क्लाउड इंडिकेट किया है मैंने। अब सिचुएशन समझें। एक आयनिक कंपाउंड में यदि दोनों आयंस एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, कैटायन एनायन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, डिस्टर्ब नहीं कर रहा से मतलब उसके इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इस आयनिक कंपाउंड के लिए हम कहेंगे कि ये स्टेट इसकी नॉन पोलराइज्ड स्टेट है। नॉन पोलराइज्ड, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, इनिशियली कुछ स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आती है इस कंसेप्ट को, तो मैं कई पॉइंट्स को बार बार भी बोलूंगा, आप इसे कोशिश करें अच्छे से समझने की। कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, इनके अपने दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इमेजिन कर लीजिए कैटायन के पास भी अपना एक एटम का न्यूक्लियस होगा और आसपास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। एनायन में भी एक पहले बीच में न्यूक्लियस है और आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। दोनों की अपनी न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स की एक सिमेट्री मेंटेन्ड है। ये स्टेट नॉन पोलराइज्ड है। इन ऑल द आयोनिक कंपाउंड्स, yes, I am repeating, in all the ionic compounds, up to a greater or a lesser extent, ये वाली सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है। अप टू अ ग्रेटर और अ लेसर एक्सटेंट मतलब होती जरूर है, अप टू अ ग्रेटर और अ लेसर एक्सटेंट ये सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब कैसे होती है? कैटायन का तो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा ही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया एक तरह से कैटायन तो अब, क्योंकि इफ इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और एनायन के पास में इलेक्ट्रॉन आ चुका है न्यूट्रल एटम में, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। तो सिचुएशन क्या डेवलप होती है समझिए। अब मैंने डॉटेड लाइन से बताया है कि ये प्रीवियसली कैसी स्टेट थी। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका अपना न्यूक्लियस होल्ड ना कर पाता है और कैटायन उसको खींचने भी लगता है। ये सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है फ्रेंड्स, लाइक दिस। सिमेट्री कैसे डिस्टर्ब हुई? आई एम रिपीटिंग। कैटायन एनायन एक दूसरे को यदि डिस्टर्ब ना करें तो हमने कहा नॉन पोलराइज्ड स्टेट है। पर मैंने क्या कहा इसके साथ में जोड़कर कि एक आयोनिक कंपाउंड में अप टू अ ग्रेटर और अ लेसर एक्सटेंट ये सिचुएशन डिस्टर्ब होती ही है। किसी में कम हो रही है, किसी में ज्यादा हो रही, पर होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो कैसे क्रिएट होता है? एनायन का इलेक्ट्रॉन रिच होना, कैटायन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना इनकी सिमेट्री को डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टॉर्ट होने वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का होता है, डिस्टॉर्ट करने वाला कैटायन होता है। हम यह भी बोल सकते हैं कि डिस्टॉर्ट करवाने वाला एनायन होता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसने डिस्टॉर्ट करवाया। कुल मिलाकर दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है उसकी तरफ। सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई। सिमेट्री इसलिए डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि न्यूक्लियस इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, केवल इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन एक्सपेक्टेड से अलग है। वी कॉल इट पोलराइज्ड स्टेट ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ये जो स्टेट डेवलप होती है ये कहलाती है पोलराइज्ड स्टेट। नाउ इन दिस पोलराइज्ड स्टेट आप फिर एक तरीके से सोचिए इसको। ये जो पोलराइज्ड स्टेट डेवलप होती है, किसी में ज्यादा भी होगी, किसी में कम भी होगी। रिस्पॉन्सिबल दोनों है। ये पोलराइजेशन करवा रहा है, आई मीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर रहा है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करवा रहा है।
इसमें हम दो चीजें देखेंगे, पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन मतलब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने की ताकत कैसी है उसमें, और दूसरी तरफ हम देखते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, उसमें पोलराइज होने की कैपेसिटी कितनी है। सो आई एम यूजिंग टू टर्मिनोलॉजीज, पोलराइजिंग पावर देखी जाएगी कैटायन की, पोलराइजेबिलिटी देखी जाती है एनायन की। और कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन सिंपली ये होता है कि यदि एक कंपाउंड में ये वाली सिचुएशन डेवलप होने लगे तो आप समझ जाएं कि उसके आयनिक नेचर में डिक्रीज और उसके कोवेलेंट नेचर में इंक्रीज हो रहा है। आई रिपीट, पहले तो आइए पोलराइजेशन डिफाइन कर लें। पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन होता है द डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायन, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। जैसा मैंने कहा कि पोलराइजेशन डिक्रीज या इंक्रीज होने से आयोनिक नेचर में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो कंक्लूजन यह है more is the polarization, more is the covalent nature। मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है एक बात, और लेस इज द आयनिक नेचर। यदि पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। बात आयनिक कंपाउंड की हो रही है, हम ये ना भूलें। एक आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर जब डेवलप होने लगेगा तो उसकी वजह क्या होगी? पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उसमें उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर डेवलप होने लगेगा, और जितना ज्यादा वो कोवेलेंट की तरफ रहता है उतना उसमें आयनिक नेचर कम होता जाएगा। यानी हम अलग अलग कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं कि यदि एक कंपाउंड मोर आयोनिक नेचर वाला है, इसका मतलब उसमें लेस कोवेलेंट नेचर है। एक कंपाउंड लेस आयोनिक की तरफ है, ऑल्दो कैटेगरी इज आयोनिक, बट लेस आयोनिक है, मतलब उसमें कोवेलेंट प्रॉपर्टीज ज्यादा है। सो फाइनली ये एक इंपॉर्टेंट हमारा कंक्लूजन है, मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द कोवेलेंट नेचर। क्वेश्चंस कई बार कंपैरिजन ऑफ आयनिक नेचर को लेकर आ जाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक नेचर। कंपैरिजन कई बार आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट नेचर को लेकर आ जाते हैं, और इसीलिए हमें ऑर्डर्स वगैरह जहां आते हैं वहां बहुत केयरफुल रहना है, मैक्सिमम किसका, मिनिमम किसका, लाइक दैट। नाउ लेट अस कम टू द कंडीशंस। कौन सी वो कंडीशंस होती हैं जो आयनिक नेचर को गवर्न करती हैं? एक आयनिक कंपाउंड का आयनिक नेचर गवर्न करने वाली कंडीशंस क्या है? शॉर्ट में बोलें कि पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, इसको कौन डिसाइड करता है? सो वी आर मेंशनिंग द कंडीशंस ऑफ मोर पोलराइजेशन। ज्यादा पोलराइजेशन की कंडीशंस क्या होती है आयनिक कंपाउंड्स में? ये जो कंडीशंस ऑफ मोर पोलराइजेशन होता है, इसे कुछ रूल्स के फॉर्म में बताते हैं, इन्हें फजांस रूल्स कहा जाता है। ये फजांस रूल्स एक्चुअली कंडीशंस ही है जो पोलराइजेशन के लिए बताई जाती हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस ज्यादा पोलराइजेशन को फेवर करती हैं। देयर आर सिंपल कंडीशंस, आप खुद सोच सकते हैं कि यहां इस सिचुएशन को क्रिएट करने में कैटायन का क्या रोल होगा, एनायन का कैसा रोल होगा। आइए सोचें, इस क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना है,
मैं अभी कैटायन के रेफरेंस में बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। यदि कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होनी चाहिए। फॉर मोर पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होनी चाहिए कैटायन की। इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी कैटायन की ज्यादा कब होगी? इन टर्म्स ऑफ साइज में अब बात कर रहा हूं। कैटायन जब छोटा होगा, सोचिए छोटा कैटायन नेबरिंग क्लाउड को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा, उसका न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस बेटर क्रिएट करेगा। तो पहली कंडीशन होती है स्मॉल साइज ऑफ द कैटायन। कैटायन का जितना साइज छोटा होता है उसकी इस क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की, पोलराइजेशन क्रिएट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, एनायन के रेफरेंस में बात करें, पार्टिसिपेट तो दोनों ही कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, हम ये भी बोल सकते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन पुश किए उसकी तरफ। जब एनायन कैटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है तो इसमें एनायन का रोल क्या? आई मीन पोलराइजेशन कम या ज्यादा होने में एनायन का क्या रोल होगा? वेरी सिंपल, जब उसके अपने न्यूक्लियस का होल्ड पुअर होगा तो उसका क्लाउड इजीली डिस्टॉर्ट होगा। न्यूक्लियस का होल्ड पुअर कब होगा? जब साइज बड़ा होगा। सो द पॉइंट related to anion is large size of the anion, anion का large size। next point, कैटायन का छोटा साइज, एनायन का बड़ा साइज, ये पोलराइजेशन को फेवर करेंगे, फाइन। बट अब जरा चार्ज के बारे में सोचिए। चार्ज के बारे में आई मीन टू से कि कैटायन, जैसे हम बात कर रहे हैं Na+ और Mg2+, ऑफ कोर्स साइज वाइज तो दे आर डिफरेंट, बट अब चार्ज की बात भी करें तो जिस पॉजिटिव आयन पर चार्ज पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा या नेगेटिव आयन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में पोलराइजेशन विल बी फेवर्ड, पोलराइजेशन बढ़ेगा। इसलिए अपना तीसरा पॉइंट होगा हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आयंस। आयंस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना, मतलब रिस्पेक्टिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, एनायन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा। इन दोनों सिचुएशंस में पोलराइजेशन फेवर होता है। लेट अस सी द केस। तीनों का एक एक पहले मैं एग्जांपल देता हूं, फिर एक और स्पेशल कंडीशन है वो भी मैं यहां पर मेंशन करूंगा। लेट्स कम टू द कंपैरिजन ऑफ अ फ्यू केसेस। यहां पर मैं बात कर रहा हूं जिन भी कंपाउंड्स की मैं बात करूंगा उसमें आयोनिक नेचर कंपेयर करूंगा मैं। लेट्स कंपेयर द आयोनिक नेचर। मैंने जो पहला कंपैरिजन लिया उसमें आई हैव टेकन 3 डिफरेंट मेटल्स, लेकिन उनका एनायन सेम है। जो कंपाउंड में एनायन पार्ट है दैट इज सेम, बट कैटायन पार्ट 3 डिफरेंट मेटल आयंस हैं। एज यू नो, इस बार एनायन इज नॉट प्लेइंग एनी रोल फॉर डिसाइडिंग द पोलराइजेशन। The role is only of the cation part, and among the 3, which one is the smaller? The smallest is lithium. Smaller cation, relate करिएगा please. Smaller cation results into more polarization, and whenever the polarization is greater, the ionic nature is less, and therefore the order will be like this. LiCl, NaCl, KCl, तीनों कंपाउंड्स में मोस्ट आयनिक KCl है, लीस्ट आयनिक LiCl है। क्वेश्चन वाइस वर्सा होता, कोवेलेंट नेचर पूछा होता तो द ऑर्डर वुड बी
जस्ट अपोजिट LiCl का कोवेलेंट नेचर अमंग द थ्री मैक्सिमम है। आई कम टू वन मोर कंपैरिजन। आइए ले लें लिथियम के 3 हैलाइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ले लेते हैं। इस बार कैटायन सेम है, तो कैटायन इज नॉट प्लेइंग एनी गवर्निंग रोल। आइए एनायन के रेफरेंस में देखें। लार्ज साइज ऑफ एनायन इन तीनों में किसके पास? आयोडाइड is the largest anion in the three. Large anion results into more polarization. More is the polarization, more is the covalent nature. More is the covalent nature, less is the ionic nature. So that way, lithium iodide is least ionic. This is the order. अभी मैंने 2 एप्लीकेशंस आपको विथ एग्जाम्पल बता दिए। नाउ कम टू द थर्ड वन। यहां पर मैं ले रहा हूं टिन के 2 कंपाउंड्स, दोनों क्लोराइड्स ही हैं। सोचिए, कैटायन भी सेम, एनायन भी सेम। कैटायन और एनायन सेम तो है, बट द ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज बोल लीजिए, द चार्ज ऑन टिन इज नॉट सेम। कैटायन का चार्ज सेम नहीं है। कैटायन का चार्ज यहां पर है डाई पॉजिटिव, जबकि यहां पर है टेट्रा पॉजिटिव। यहां थर्ड फैक्टर काम कर रहा है। जिस केस में आयन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसका आयनिक नेचर कम होगा। आई रिपीट, हायर इज द चार्ज ऑन आयन, पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा यानी कोवेलेंट नेचर ज्यादा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा मतलब आयनिक नेचर कम। सो इफ वी कंपेयर ओनली आयनिक नेचर, तो SnCl2 is more ionic than SnCl4. There are number of applications जिनमें इस तरह के questions पूछे जाते हैं। They ask about physical states, they ask about colors of the compounds. ये सभी higher level पर अभी आप other topics में पढ़ते जाएंगे। I mean to say कि chemical bonding के large number of applications एंटायर केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलते हैं। एक स्पेशल केस हमें और लेना है, सो प्लीज सी द केस। I have the 2 compounds, calcium chloride and zinc chloride. Do you know calcium and zinc are placed in the same period of periodic table? 4th period के members हैं। कैल्शियम भी 4th period में है, जिंक भी 4th period में है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, आई राइट इट, ये रिक्वायर्ड होगा अभी हमारे लिए। इट्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड देन 4s2 होता है। मैं डाई पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो दिस इज द सिचुएशन, राइट? द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। नाउ आई कम टू जिंक डाई पॉजिटिव। जिंक डाई पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d10. Yes, it also had 4s2, but the 2 electrons are lost. अब मैं इन दोनों आयंस को कंपेयर कर रहा हूं। कैल्शियम और जिंक का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑल्दो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है ऐसा हम बताते हैं, बट जो डिक्रीज का ट्रेंड है वो डी ब्लॉक में रेगुलर नहीं होता। तो अ क्लियर कंपैरिजन ऑफ साइज कैन नॉट बी डन हियर फॉर द डी ब्लॉक मेटल्स एंड फॉर द एस ब्लॉक। एकदम कोई क्लियर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन यहां एक दूसरा बड़ा फैक्टर काम कर रहा होता है, वो ये है कि कैल्शियम डाई पॉजिटिव का आउटरमोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाला है। वी कॉल इट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिंक डाई पॉजिटिव का उसी के कंपैरिजन में जब आप आउटरमोस्ट शेल देखते हैं तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। फजान्स रूल्स में जैसे ये जो हमने कंडीशंस हमने बताई है, ये तो एक कंक्लूजन है फजान्स रूल्स का। बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे केसेस को हमने सम अप किया हुआ है।
तो वन ऑफ द केसेस, मतलब इन तीनों के अलावा जो आपको एप्लीकेशन में ध्यान रखना है वो ये होगा कि जिस कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी पोलराइजिंग पावर किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। यस, आई रिपीट, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन की पोलराइजिंग पावर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन की पोलराइजिंग पावर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। यदि आप मेरा स्टेटमेंट समझ गए हैं तो आप मुझे ट्राई करके बताइए आयोनिक नेचर में आप क्या रिजल्ट निकालेंगे। आई कंफर्म, कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड में जिंक स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन है, जिसके कारण पोलराइजेशन ज्यादा, जिंक क्लोराइड में पोलराइजेशन ज्यादा पोलराइजेशन से आयोनिक नेचर कम। आई होप यू गॉट द सेम आंसर। कैल्शियम क्लोराइड इज मोर आयोनिक कंपाउंड एज कंपेयर्ड टू जिंक क्लोराइड। लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कैन बी देयर। ऑर्डर वाले क्वेश्चंस, मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस, यहां तक कि कई बार इंडिविजुअल आयंस देकर यह भी पूछा जाता है कि पोलराइजिंग पावर कौन से कैटायन की मैक्सिमम है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स द आयंस कैन बी गिवन Li प्लस Na प्लस K प्लस। मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर किसकी? Li प्लस की। चारों हेलाइड्स दे दिया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। कौन सा हेलाइड आयन मोस्ट इजीली पोलराइजेबल होगा? पोलराइजेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर आयोडाइड, क्योंकि बात हो रही है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की कैपेसिटी किसकी मैक्सिमम है? आयोडाइड की। तो अल्कली मेटल आयंस में पोलराइजिंग पावर किसकी मैक्सिमम है? लिथियम। हैलाइड आयंस में पोलराइजेबिलिटी मैक्सिमम किसकी है? आयोडाइड। This kind of questions even can be included. So with ionic bonding, जितना कुछ मैंने इसमें कवर अप किया है, I hope this will help you। और इसके अब नेक्स्ट पार्ट में हम इनिशिएट करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। थैंक यू।